वो दिन खत्म हो गया कि जब अदालत में केवल मर्द ही मुकदमा लड़ा करते थे। औरतें बेहिसाब हैं और अच्छी खासी टाइम है। और अब केवल मुकदमा लड़ना ही नहीं, बल्कि अब उसकी राजनीति में, वकीलों की राजनीति से भी बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही हैं। हमारे सामने हैं इस समय ज्योति सिक्का, उत्तर प्रदेश की अपर महाधिवक्ता रह चुकी हैं। बहुत झंझट तरीके से उन्होंने अपना पद खोया है या छोया है, छीना गया है या उन्होंने त्याग दिया है, पता नहीं, तो खुद ही बताएंगे। लेकिन सिक्का जी ने तय किया है कि अब वो अवध बार एसोसिएशन, लखनऊ हाई कोर्ट के वकीलों की सर्वोच्च एसोसिएशन, अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़े। ये इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये पहली बार एक महिला इस पद के लिए खड़ी होने जा रही है। कैसे खड़ी होंगी ज्योति जी बताइए। ज्योति जी बताइए कैसे खड़ी होंगी आप। पहले तो मैं ये बताऊं सहज भाव से कि ना मुझसे पद छीना गया या लिया गया या जो भी है, जो आपने अपनी शुरुआत की है हमसे बातचीत की। पहले तो ये है कि हमारे यहाँ आपका आना हुआ, आपने मित्रवत भेंट करना चाहिए, तो मैंने कहा बिल्कुल। तो मेरा कोई इरादा इस समय मुझे नहीं था कि मैं ऐसे इस बारे में कोई चर्चा होगी, लेकिन बातों बातों में जब ये बात निकली कि मैंने अब सोचा है कि मैं अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूं, तो दो बातें आपने जब कही तो मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं और समझती हूं कि हाँ, बातें रखनी चाहिए। रही बात अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने, क्योंकि दिमाग में आंदोलन चल रहा था 2-3 सालों से कि अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, अपने अधिवक्ता जीवन के अब 32 वर्ष हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, खुद आत्मविश्लेषण के लिए भी ये क्षेत्र मेरे से छूटा हुआ था। मैं 10 साल स्थायी अधिवक्ता रही, 5 साल अपर महाधिवक्ता रही, बाकी सालों में मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस करी। तो अवध बार एसोसिएशन का जो क्षेत्र था वो मुझसे छूटा था। मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन में भी आके देखना चाहिए। क्योंकि कुछ विषयों पे मुझे अंदर खिन्नता रही, क्योंकि अवध बार एसोसिएशन जैसे संगठन की मैं सदस्य हूँ 92 से, और उसके बाद और लाइफ टाइम मेंबर भी हूँ। उसके बाद उसका वो रोल नहीं रहा उस समय जो होना चाहिए था। तो मैंने सोचा कि जो नहीं किया जा सका उस समय वो मैं स्वयं करके देखूं। तो पहले ये तो बताइए कि ऐसा क्या नहीं हुआ था जो अब होने जा रहा है, या जो हो रहा था जो अब जिसको आप रोक देंगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं आपसे कह रही हूँ कि मैं कोई क्रांति लाने जा रही हूँ या मैं रोक दूंगी या मैं कर दूंगी। अधिवक्ता हित के लिए खड़े होना ये मेरा प्रयास होगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से जो चीज़ें हुई, एक अगर जुडिशरी में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि एक अधिवक्ता के सम्मान में कहीं कोई क्योंकि जैसा मैं बचपन से मतलब बचपन क्या, जब से अधिवक्ता जीवन में आए कि बार और बेंच दोनों इक्वल हैं। बार के भी मतलब तभी दोनों मिलके ही न्यायालय बनता है। अब बार और बेंच में अधिवक्ता क्या है, अधिवक्ता भी मेरे जानकारी के अनुसार और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट का एक सम्मान होता है, उसकी भी एक गरिमा होती है। मैंने ये देखा कि जब से मैं अधिवक्ता जीवन में आई तब से अब तक मैं ये देख रही हूँ कि कालांतर में अधिवक्ता की गरिमा को बहुत गिराया जाने लगा। उसको ये नहीं महसूस किया वो नहीं ये महसूस कर पाता कि हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं। कहीं उसको ये होता है कि वो याचक बन के नहीं जाता कोर्ट में वो अपना मुकदमा लड़ने जाता है और आत्मसम्मान के साथ जाता है और अपना मुकदमा रखता है, अपना पक्ष रखता है। अगर आपको लगता है कि वो पक्ष सही से नहीं रख रहा है तो बार और बेंच में जो बात है तो ये होता है कि आप उस आदेश को, आपको जो लगता है आप आदेश या तो उसको डिसमिस कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए, जो आपको लगता है आप वो कर दीजिए। लेकिन व्यक्तिगत जो टीका टिप्पणी होती है उससे कहीं ना कहीं आहत होता है अधिवक्ता समाज। जैसा कि जिस तरह की बात आप कर रहे थे ऐसा ही किस्सा हुआ था, जिसको मैंने कभी उचित नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगता है बार और बेंच मिलके जो न्यायालय बनता है और न्यायालय हमें आज की
तारीख में एक अपना परिवार लगता है, अपने आपको परिवार की अपर समस्या। महाधिवक्ता के तौर से हटा दिया गया था जस्टिस ने फैसला देते हुए, वो क्या था? जस्टिस ने, पहली बात तो जस्टिस हमें हटा नहीं सकता। अपर महाधिवक्ता सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का या जो भी सरकार होती है, वो अपना एक वकील नियुक्त करता है, उसका वो एक प्रतिनिधित्व करता है अपर महाधिवक्ता के रूप में, तो उसको वो तो जस्टिस नहीं हटा सकता, सरकार हटाती है। और मुझे हटाया नहीं गया, मेरी आबद्धता समाप्त की गई, यानी डिसएंगेज किया। देखिए, तो आपको नहीं लगता है कि सरकार आपके साथ खड़ी नहीं हुई? आप तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े करीब, संघ के भी करीब नहीं है, वहां आपको किसी ने कोई प्रश्रय नहीं दिया? मैं प्रश्रय मांगने नहीं गई। अच्छा। क्योंकि जो संगठन और समिति या संघ का जो रहा होता है, जो सदस्य रहा होता है, हमारे संघ और संगठन में एक ये अनुशासन सिखाया गया है कि अगर आपको कोई पीड़ा है तो आप एक तो अंदर, आप अपने यहाँ अंदर ही बात करें, बाहर ना जाएं। दूसरा, अगर वो मुझे वो मौका नहीं दिया गया तो मैंने उसका उचित नहीं समझा कि मैं उसकी चर्चा बाहर करूं। उस समय भी मुझे कई मीडिया चैनल ने कांटेक्ट किया, आप भी उनमें से एक थे, आपको याद होगा, आपने कई बार मुझे कहा कि आप इस बारे में चर्चा करिए और आपको बोलना चाहिए। आज भी जब ये अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद की बात आई तो आप चर्चा कर रहे हैं, तो मेरे को लगा कि चलिए इतना ज़रूर बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे ये लगा कि उसी संगठन ने और उसी सरकार ने मुझे योग्य समझते हुए मुझे अपर महाधिवक्ता का हाई पद कोर्ट ने दिया जो था। व्यवहार किया उससे सहमत थी आप? उससे कतई सहमत नहीं थी। आपने उस पर मुकदमा भी किया? मैंने मुकदमा नहीं किया, पहले मैंने मुकदमा किया, लेकिन मैं उनके व्यवहार से सहमत नहीं थी। यही कारण था कि मैंने उन जो जज साहब ने जो भी ऑर्डर किया था, जिस पे उन्होंने केवल 2 लाइनें मेरे लिए लिखी थी, वो लाइनें थी कि she has no courtesy to take permission from the court. My opinion was that in which high court rule it is provided that we should take permission from the court. जब जज के सामने मुकदमा जाता है तो वो उसको गुण और दोष के आधार पर निर्धारित करता है। वो किसी भी वकील को या अधिवक्ता को कमांड नहीं करता कि आप ही इस केस में आए, जबकि अपर महाधिवक्ता को असिस्टिंग काउंसिल मिलता है और वो असिस्टिंग काउंसिल वहाँ खड़ा था। और उस दिन उस केस में ये था कि सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन के लिए टाइम लिया जाना था, क्योंकि मेन पार्टी की जो सरकार वर्सेस हरशरण कौर गिल नामक केस था, जिसमें वो हरशरण कौर गिल की डेथ हो गई थी, तो सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन और दोनों ही पक्षों से समय मांगा जाना था उस समय। और जबकि सरकार के पक्ष में पहली डेट पे आदेश हो गया था, वो मैंने लिया था पहली डेट पे, तो जब हमारे पास इंटरिम ऑर्डर था तो उसमें ऐसा मुझे नहीं लगता कि उस दिन मेरा जाना आवश्यक था, और ना ही मैंने उस दिन उस केस का कोई बिल बनाया। लेकिन उसके बाद जो आपने मुकदमा किया उस पर आपके पक्ष में फिर उस पे जब जज साहब का ये कहना कि शी हैज नो कर्सी टू टेक परमिशन फ्रॉम द कोर्ट, तो मैंने सोचा कि कोई आरोप तो है नहीं। आरोप जब है नहीं तो लोगों ने कहा कि अरे आप रिकॉल एप्लीकेशन मूव कर दीजिए, बड़ा गजब हो गया, बड़ा लिखा दिया गया। तो मैंने उन लोगों से कहा कि क्या गजब हो गया, उसमें क्या लिखाया है? यही तो लिखाया है कि शी हैज़ नो कर्सी टू टेक परमिशन फ्रॉम द कोर्ट, लेकिन इसमें आरोप क्या है? इसमें मेरे खिलाफ एलिगेशन तो कुछ नहीं है, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो और क्योंकि इसका मैं ये विरोध इसलिए मैंने किया कि रिकॉल एप्लीकेशन में लिखना पड़ता है कि विद अनकंडीशनल अपॉलॉजी इट विल नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर। तो मैंने कहा भाई, जब मैंने कुछ ऐसा कोई गलत काम नहीं कि मैं रिकॉल एप्लीकेशन क्यों मूव करूँ? तो ये बात शायद उड़ती उड़ती वहाँ तक गई होगी, और ये बात वहाँ तक पहुँचा दी गई, जो ऐसा कि मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं, कि सरकार तक ये बात पहुँचाई गई कि वो वहाँ उपस्थित ही नहीं थी और आई नहीं। सरकार की तरफ से बस विडंबना ये है कि सरकार की तरफ से अपने अपर महाधिवक्ता का पक्ष सुनने का भी प्रयास नहीं किया गया, और ये भी नहीं देखा गया कि उस अपर महाधिवक्ता ने पहली ही डेट में इंटरिम ऑर्डर दिलाया है, और वो उनकी ऐसी अपर महाधिवक्ता है जिसके अपर महाधिवक्ता के रूप में भी रिपोर्टेड जजमेंट है, लेकिन सरकार ने उनके पक्ष को सुने बिना आबद्धता समाप्त कर दी। मैंने शिरोधार्य कर लिया, मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि मैं इस लायक भी नहीं हूँ, जबकि मुझे 2022 में सरकार आने पर ये खुशफहमी थी कि महाधिवक्ता, मैंने बल्कि कुछ लोगों से चर्चा भी की थी कि महाधिवक्ता के लिए बार बार कोर्ट आदेश कर रही है कि भाई महाधिवक्ता जल्दी नियुक्त किया जाए,
तो मैंने कहा अरे अगर सरकार की तरफ से अगर हमारे काम को देखते हुए महिला महाधिवक्ता नियुक्त की जाती है, जो अभी हुई नहीं कभी, तो सरकार के पक्ष में एक अच्छा वातावरण बनेगा कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार ने पहली महिला महाधिवक्ता नियुक्त की। तो मुझे तो ये पारितोषिक मिला कि आबद्धता समाप्त कर दी गई बिना मुझे कुछ सुने हुए। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति ये है कि मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ। और जो आपने मुकदमा किया उस मामले पे? हाँ, वो मुकदमा ये हुआ कि इसमें रिकॉल एप्लीकेशन अपील पे गए थे, और वो भी ये था कि डॉक्टर एल.पी. मिश्रा सर ने मुझे कहा कि इसको मुकदमा तुम्हें जरूर इसको चैलेंज करना चाहिए, और उन्होंने ये इसको तैयार करके बहस की सारी वास्तविकता को, लेकिन ठंडे पड़ा हुआ। हाँ, वो फिर ये हुआ कि उस जब जस्टिस D.K. उपाध्याय की बेंच ने ये केस निर्धारित किया, मुझे ताज्जुब ये है कि इतने विद्वान जज के द्वारा ये चीज़ किया गया, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता होते हुए मैं जज के आदेश का विश्लेषण नहीं कर सकती, लेकिन इतना जरूर था कि जब उस ऑर्डर में ये कहा था इट वॉज टोटली अनवारंटेड, जब ये कहा गया तो लास्ट में उन्होंने उसके बाद ये लिखा दिया कि नहीं, वो रिकॉल एप्लीकेशन उनके सामने मूव करें, जिसके मैं खिलाफ थी। हालांकि वो रिकॉल एप्लीकेशन मूव की गई हमारे सीनियर माननीय डॉक्टर एल.पी. मिश्रा सर के द्वारा, लेकिन फिर उन्होंने जज साहब ने, उस समय जो जज साहब थे जिन्होंने ये आदेश पारित किया था, जस्टिस D.K. सिंह ने, उन्होंने कहा कि मैडम को बुलवा लीजिए। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, और मैं गई नहीं। इन बिटवीन उनका ट्रांसफर हो गया, और वो क्या हुआ कि उस केस को वो सेपरेट कर गए उन्होंने, और एप्लीकेशन को उन्होंने पेंडिंग रख दिया, जो आज भी पेंडिंग है, वो पड़ी हुई है, और वो केस डिसाइड हो गया। इस घटना से इतना तो तय हो गया कि बेंच अब दादागिरी करती। मैं ये नहीं कहूंगी, देखिए कोई भी चीज आप जनरलाइज नहीं कर सकते। अच्छा। बेंच दादागिरी करती, यहाँ पे बेंच दादागिरी की बात नहीं आती। ये होता है कि कुछ खास मतलब कुछ अलग अलग संदर्भ में देखा जाए तो अलग अलग जजेस अलग अलग तरह की ओपिनियन रखते हैं। मुझे लगता है, हाँ, मैं आहत इस बात से हुई कि हम एक एडवोकेसी कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, और एक सम्मानजनक रूप से कर रहे हैं। अगर हम आपको सम्मान दे रहे हैं तो हम भी सम्मान के अधिकारी हैं। तो इससे ये कतई सिद्ध नहीं होता कि बेंचेस दादागिरी कर। लेकिन मैं वही जानना चाहता हूं आपसे, अगर बेंच नहीं कर रही है तो फिर वकील कर रहे हैं। आप देखिए सतीश मिश्रा वाला क्या मामला है, डॉक्टर संगीता के साथ वकील दादागिरी कर रहे हैं। तो युद्ध तो आप वकीलों के लिए कर रहे हैं, उन वकीलों के लिए कर रहे हैं जो दादागिरी करते हैं। तो ये तय होना चाहिए ना कि दादागिरी कौन करता है, वकील करते हैं या जज? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने अब 32 या 33वां साल चल रहा है प्रैक्टिस का, मुझे लगता है कि मैं किसी को इस जनरलाइज नहीं कर सकती। परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए कि किस समय कौन सी परिस्थिति हुई और उससे किस तरह का आंदोलन निकला, उन परिस्थितियों को देखते और समझते हुए ही मैंने उसको किस तरह से डील किया जा सकता है, वो मैं अपना मेरा उसका की अप्रोच है, और वही देखते हुए मैंने निर्णय लिया कि मैं अध्यक्ष का पद के ऊपर आऊं। मैं अध्यक्ष जी, मैं उसी पर बातचीत करना चाहता हूं। आपका पूरा मामला था तकनीकी दब गया पूरी तरीके से, उसी तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला जो जस्टिस संगीता ने शुरू किया सतीश मिश्रा के खिलाफ, वो भी तकनीकी, अब चीफ जस्टिस ने उसको दबा दिया है। आप किसकी दादागिरी और किसकी पैरवी करेंगी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर? मैं जब बार एसोसिएशन के अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पे जब आऊंगी, मेरी टॉप प्रायोरिटी है कि मेरी प्राथमिकता है कि मैं अधिवक्ताओं की गरिमा को वापस करूं, गरिमा के लिए लड़ाई। मतलब गरिमा नहीं है इनके पास, वकीलों के पास गरिमा नहीं, उनकी गरिमा है। गरिमा के लिए गरिमा, आपने इस चीज को गलत ले गए। गरिमा उनकी है जिसको माना नहीं जा रहा है। उनकी गरिमा यानी वी आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, तो वी शुड बी ट्रीटेड लाइक दैट, ना कि ये है कि उनकी गरिमा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो मर्यादा एक होती है ना, बार और बेंच के बीच में जो सामंजस्य है उसको मैं कैसे स्थापित करूं, अधिवक्ताओं की गरिमा को वापस लाऊं। केसेस जो लिस्ट नहीं होते हैं, पहले एक होता था कि एक दिन निर्धारित होता था ट्यूसडे कि उस दिन हेयरिंग केसेस ही होंगे, ओल्ड केसेस ही लिस्टेड होंगे, वो सिस्टम आए, और जो भी अधिवक्ता है उसको व्यक्तिगत रूप से कोई पीड़ित ना हो, उसके केस पे ऑर्डर हो, ना कि उसको व्यक्तिगत रूप से। पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए, क्या वकील आपके
बहुत दूध के धुले हुए हैं? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहती कि कौन दूध का धुला। ऐसे तो आप सामान्य जीवन में जाए, आप सामान्य नागरिक की भी बात कर लीजिए, तो क्या लोग दूध के धुले हैं? लेकिन ऐसा मैं तो तो नहीं आप वकील की कह बात सकते। कर रहा हूँ। तो वकीलों को अब आप जनरलाइज नहीं कर अपना सकते। पाला छोड़ करके आप दूसरे नहीं, पाले में अब घुस रहे हैं। आप समझिए, हाँ। अधिवक्ता जो है, जी। अधिवक्ता भी तो व्यक्ति से ही अधिवक्ता बनता है ना, क्वालिफिकेशन। लेकिन आपसे गरिमा की अपेक्षा की जाती अधिवक्ता है। वर्ग को हम पूरे को एकदम ये कह दें, आपसे गरिमा की अपेक्षा की जाती है। हाँ, तो गरिमा में है, उसी गरिमा को तो वापस करने की बात करी। जहां देखिए, अधिवक्ता व्यक्ति से ही बना है, तो कोई ये व्यक्ति की ओपिनियन, अधिवक्ता क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनलिज्म है, वो कैसे वहां पे करता है, प्लीड करता है, वो अपना कितनी कार्य महिलाएं करता है। इस समय, कितनी आपकी एसोसिएशन में कितनी अब महिलाएं हैं? तो काफी संख्या है कितनी अधिवक्ताओं। संख्या? मैंने अभी नहीं, लेकिन हाँ काफी है सर। मैं ये नहीं कह सकती, नंबर्स में नहीं बता सकती कितनी है, लेकिन 600 महिला तो होंगी। पिछले कुछ वर्षों के दौरान बार एसोसिएशन के चुनाव ट्रम्प और एलन मस्क जैसे खर्च करने लगे हैं। यहाँ माना जाता है कि 5.5-6 करोड़ तक चल चुका है चुनाव। आपके कितनी हैसियत है खर्च करने की? बिल्कुल जीरो। तो कैसे आप कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, मैं चुनाव में जहाँ आवश्यक होगा वो खर्च करूंगी, लेकिन मैं एक ये क्योंकि MP MLA का चुनाव नहीं लड़ने जा रही मैं, अरे ये तो सांसद से बड़ा चुनाव होता है आपका। हाँ, तो मैं एक ऐसा भी है कि हमसे पहले जो अभी RD शाही जी, जो इस समय बार के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी कोई ऐसा अनावश्यक खर्च किए बिना चुनाव लड़ा और बहुत ही आदरपूर्वक वो चुनाव लड़ा उन्होंने, और इस समय स्थापित है। मैं भी वैसा ही प्रयास करूंगी कि मैं अनावश्यक खर्च किए बिना अपनी बातों को समझाते हुए कि हाँ, मैं किस लिए, मेरी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, और मुझे अगर इस योग्य समझा जाएगा तो मुझे अवश्य ही। मुझे महिलाओं के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन मैं आपके बार एसोसिएशन के पुरुष लोगों के बारे में पता है कि जाति पर सबसे ज्यादा जोर होता है और उसके बाद पैसा और पैकेट्स पर होता है। आपको उम्मीद या अपेक्षा किससे होगी? देखिए, अगर आपकी बात पे मैं बात करूं तो सबसे बड़ी असहमति वाली बात यह होती है कि जात वाली बात थी तो वीरेंद्र भाटिया जी जो रहे बार के अध्यक्ष, वो पंजाबी खत्री थे, जो मैं भी हूँ, और वहां पे अधिवक्ता जो है हाईकोर्ट में मुट्ठी भर है। जब वहां पर जब भाटिया जी हुआ, तब तो जात वाली बात नहीं थी। वो कैसे जब भाटिया जी अध्यक्ष हुआ करते थे तो गोमती का पानी लेकर के सीधे पी जाते थे, आज उसको सूंघ नहीं सकते। तो हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। आप बताइए क्या होगा? भाटिया जी जिस समय गोमती के पानी की बात अगर आप करते हैं तो वो तो देखिए सरकार पे और उनके कर्मचारी, मतलब उन पे छोड़ दीजिए। भाटिया जी जो थे, उन्होंने जो अधिवक्ताओं के लिए किया था वो अनुकरणीय बातें हैं, उनको मैं ध्यान में रख के, भाटिया जी ने भाटिया जी का अधिवक्ता जीवन और उनके मतलब वो टॉप लॉयर से लेके जूनियर मोस्ट लॉयर तक के नाम को विधिवत याद रखते थे, जो मुझमें वो योग्यता तो नहीं है, लेकिन वो स्वयं जाके उस जूनियर मोस्ट अधिवक्ता से मिलते थे और अगर किसी की तकलीफ थी तो उसको बांटते थे। मेरा प्रयास यही रहेगा। मैं उनका अधिवक्ता जीवन में जो उन्होंने अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, मैं उनका अनुकरण करना चाहूंगी कि अधिवक्ताओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया। इस समय कितने सदस्य हैं आप? इस समय तो 4000 जहां तक सदस्य हैं। कितने वोट मिलेंगे आपको? पता नहीं, कुछ अंदाज? पता नहीं, मैं चल पड़ी हूँ क्योंकि मन आंदोलित था। 4 से ज्यादा तो नहीं होंगे ना? हाँ, विद इन दैट मिलेंगे तो कॉमन सेंस की बात है, वो तो समझ की बात है। लेकिन अब कितने मिलेंगे क्या है, मैंने आपको शुरुआत में ही चर्चा की थी कि मैं इसमें आत्मविश्लेषण भी करूंगी कि मैंने अधिवक्ता जीवन में क्या इमेज बनाई है, ये इसको परिभाषित करेगा। और मैं एक ही बार इस बार प्रयास करूंगी, जीत गई तो बहुत अच्छा है, नहीं जीती तो अपना अधिवक्ता जीवन जैसे चल रहा रही थी, उसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगी। क्या उन लोगों से भी वोट मांगने जाएंगे जो हनी ट्रैप में फंस चुके हैं? ये मुझे मालूम नहीं कि कौन लोग हनी ट्रैप में फंस चुके हैं। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है? हाँ, मैं अधिवक्ता हूँ और अधिवक्ता लोगों को अधिवक्ता के रूप में देखती हूँ। कौन हनी ट्रैप में फंसा या नहीं फंसा मुझे पता ही नहीं है। मैं उन लोगों से संपर्क करूंगी, सभी से वोट मांगूंगी और सबसे ये कहती हूँ, जहां तक मैं ना पहुंच पाऊं तो ये ना माने कि ज्योतिषिका ने मुझसे तो कहा नहीं, ये मान ले
कि इस आपके माध्यम से और लोगों के माध्यम से मैं अपनी बात उन तक पहुंचाऊंगी। और मैं अगर अधिकारिणी लगती हूँ उनको कि मैं अच्छा कार्य कर सकती हूँ तो मुझे अवश्य वोट दें, ताकि मैं कुछ करके दिखाऊं। क्योंकि मेरी प्राथमिकताएं ऐसा कोई क्रांति वाली नहीं, अधिवक्ता की गरिमा, बार और बेंच में सामंजस्य, प्लस रोटेशन, कोर्ट केसेस की लिस्टिंग प्रॉपर हो, केसेस लगे और रोस्टर अच्छे से हो। और इसके साथ हमारी प्राथमिकता सबसे बड़ी ये है कि जो बार का खर्च जो है उसके लिए एक ऑडिटर नियुक्त करना और वो उस पर पूरी चर्चा करना, क्योंकि बार के बजट का बड़ा सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो उस पर भी एक ट्रांसपेरेंसी आए, ऐसा कुछ करने की मेरा प्रयास है। तो ये है ज्योति। ज्योति का मतलब लपट है, ज्वाला है, वही है ज्योति। तो ज्योति एक नए तरीके से एक रोशनी लेकर के जाने जा रही हैं, इच्छा चाहती हैं बार एसोसिएशन में बैठने के लिए। लेकिन समस्या ये है कि कुछ सवालों से छुपने की कोशिश करती हैं, जैसे कछुआ करता है, अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। उस सवालों से बाहर नहीं जाना चाहती हैं जो इनके हक के खिलाफ चला जाता है, और उस पर ही बात करती हैं जो केवल उनके हित तक आता है। चाहे उस वकीलों के बारे की गरिमा पर बातचीत करें, चाहे उन वकीलों के पास गरिमा हो या न हो। बहरहाल, तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर, दूसरे स्थान पर, किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलत के लिए कुमार सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।